तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे साइंस साइंस 2.0 पर। भाई आज शानदार मैंने एक ये दूसरा सेट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जैसे देख सकते हो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये ग्रुप डी 1 दिसंबर 2025 में पूछे गए प्रश्न है। शिफ्ट 2 में पूछे हुए हैं साइंस के 25 क्वेश्चन। आप मेरे साथ मिलकर ये सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो भाई, तो इन क्वेश्चन को लगा के जाएं, ये बहुत ही आपके लिए काम आने वाले हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये ओरिजिनल क्वेश्चन है जो कि रेलवे ने पूछा हुआ है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे प्रश्न की ओर। तो ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। देखिए दोस्त, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियन परमाणु के अंदर पाए जाने वाले उप परमाणविक कण है इनमें शामिल है। ये ग्रुप डी 2025 में पूछा गया है। न्यूक्लियन मतलब आप लोग जानते हो कि जो इसका जो नाभिक होता है मेरे भाई, उसको न्यूक्लियन कहते हैं परमाणु का, ठीक है ना। और परमाणु के बाहर होती है क्या, नाभिक के बाहर होती है क्या, कक्षाएं। तो ये कक्षाएं कहलाती है। तो नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्लियर। तो नाभिक की जो खोज किया वो किसने किया है, रदरफोर्ड ने किया है। किसने किया है? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया है। इस हिसाब से देखा जाए तो न्यूक्लियन परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो समस्त परमाणु का जो भार होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्त। अगला क्वेश्चन की एक धीमी ध्वनि की तुलना में, है ना, सामान्य आवृत्ति आवृत्ति की तेज ध्वनि की तरंग को खालिस्तान द्वारा दर्शाया जाता है। ये भी ग्रुप डी 2025 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। देखिएगा, आयाम जो होता है मेरे भाई, आपने पढ़े होंगे आयाम। आयाम जो है वो समानुपाती होता है डायरेक्ट किसके, ध्वनि में होती है क्या, एक तीव्रता होती है और एक होती है पिच। तो तीव्रता जो है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो जैसे अगर ध्वनि कम रहेगी, जैसे मैं बोलूँगा चलते जाएगी, क्लियर। फिर मैं बोलूँगा ऐसे बढ़ते जाएगी। तो ये जो दर्शाता है, ये वाला चित्र जो है, ये वाला चित्र जो दर्शा रहा है, ये आयाम को दर्शा रहा। तो जितनी ज़्यादा आपकी साउंड उत्पन्न होगा उतना ज़्यादा आपका आयाम उत्पन्न होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा आयाम इज द राइट आंसर। तो आयाम जो है वो इसको तीव्रता दर्शाती है और पिच जो है वो ध्वनि की आवृत्ति को दर्शाती है। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ध्वनि की प्रबलता को कौन दर्शाता है। तो उसका सही आंसर होता है आयाम या फिर तीव्रता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कांच के प्रिज्म के माध्यम से सफेद प्रकाश के फैलाव के लिए जिम्मेदार है। ठीक है भाई, ये कांच का एक प्रिज्म है, ठीक है। ये सफेद प्रकाश आता है, आपको पता वैजानी हैप्पी नाला इस प्रकार से क्या निकलते हैं, ये अलग अलग कलर निकलते हैं। क्लियर। तो ये फैलाव के जिम्मेदार कौन है? प्रिज्म कुछ रंगों को अवशोषित कर लेता है, पहला। दूसरा ऑप्शन, प्रकाश के विभिन्न रंग कांच में अलग अलग गति से यात्रा करते हैं। तीसरा ऑप्शन, सफेद प्रकाश में केवल एक रंग होता है। और चौथा ऑप्शन है कि प्रकाश के विभिन्न रंगों में कांच की गति से यात्रा करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, अलग अलग कलर की अलग अलग तरंग है और अलग अलग उनकी चाल होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भाई एक और। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम एक इलेक्ट्रिक मोटर में गति की दिशा निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सी उंगली बल या गति की प्रतिनिधित्व करते हैं? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की बात करें अगर दोस्त, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ जो होता है, इसमें अपन अंगूठा रहता है, ये अंगूठा है, अंगूठे के बाद एक ये तर्जनी रहती है और तर्जनी के बाद एक मध्यमा रहता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इनको इस प्रकार से फैलाना है कि इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बने। क्लियर। तो अंगूठा जो है वो बल की दिशा दर्शाता है, तर्जनी जो है वो विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है, वो जो मध्यमा होती है आपकी वो सॉरी, जो तर्जनी होती है ये चुंबक क्षेत्र की दिशा दर्शाती है और मध्यमा जो होती है वो करंट की दिशा दर्शाती है। तो पूछ रहे हैं कि बल की दिशा को कौन दर्शाता है, तो बल की दिशा दर्शाएगा अंगूठा। अंगूठा जो है बल की दिशा या गति की दिशा दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जब किसी पिंड का वेग उसके मूल मान से दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? गतिज ऊर्जा मतलब होता है 1/2 mv²। क्लियर। जो काइनेटिक एनर्जी चाहे इसको 2 गुना बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा में कितनी गुना बढ़ जाएगी? 4 गुना की वृद्धि हो जाएगी। तो सही आंसर हो जाएगा मूल मान का 4 गुना। अगला सवाल, 1 बिलियन को स्थिर कब कहा जाता है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, ये 1 बिलियन है। बिलियन जो होता है वो विलायक और विलय से मिलकर बनता है। क्लियर। तो विलय उसे बोला जाता है जिसको अपन घोलते हैं,
उसको हम विलय बोलते हैं, ठीक है। और विलायक उसको बोला जाता है जिसमें घोला जाता है। जैसे अगर अपन नमक की बात करें, नमक में पानी घोल रहे हैं, तो पानी जो है वो विलायक का काम करेगा और विलय काम करेगा कौन? नमक। तो स्थिर कब कहा जाता है विलयन को? तो स्थिर जब कहा जाएगा मेरे दोस्त, जब पानी में अगर हम नमक डालते हैं तो नमक के कण जब पूरे विलयन में समान मात्रा में से फैले रहते हैं, क्लियर, तो उसको बोला जाता है कि ये स्थिर है करके। मतलब आपको एक समान दिखाई देते हैं तो उसको बोला जाता है स्थिर है। यदि ये कण नीचे बैठ जाते हैं तो ये स्थिर की तरह काम नहीं करता, फिर ये अस्थिर हो जाता है। इस प्रकार से अगर देखें अपन तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जब विलय कण बिना हिलाए छोड़ने पर विलयन की सतह पर तैरते हैं। दूसरा, जब विलय कण बिना हिलाए छोड़ने पर नीचे बैठ जाते हैं। जब विलय कण विलायक के कण एक साथ अलग हो जाते हैं। और जब विलय के कण बिना हिलाए छोड़ने पर जब विलय कण बिना हिलाए छोड़ने पर नीचे नहीं बैठते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्लियर। जब नीचे नहीं बैठते हैं तो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, जब एक हाइड्रोकार्बन को हवा की अधिकता में जलाया जाता है, हाइड्रोकार्बन को, है ना, जैसे अगर अपन मीथेन की बात कर रहे हैं तो इसको हवा की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा मेरे भाई, ठीक है। एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनता है, लेकिन प्राथमिकता आप कार्बन डाइऑक्साइड को दोगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल इज द राइट आंसर। जैसे आप देख सकते हो ये है अपना हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन के दहन मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला CH4। इसी क्रिया पर ऑक्सीजन के साथ कराए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा हो, ये जल की पूर्ति हो रही। प्रोपेन की बात करें तो ये प्रोपेन का फॉर्मूला, अगर ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल की प्राप्ति हो रही। ब्यूटेन की बात करें तो ये ब्यूटेन C4H10, ऑक्सीजन से क्रिया कराए तो CO2 बनेंगे और जल बनेगा। इसलिए हम जो प्राथमिकता देंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को पहली प्राथमिकता दे रहे होंगे। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन किसे कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे मिथेन और इथेन, क्लियर। एल्कीन की बात करें, एक या अधिक डबल बॉन्ड वाले को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं भाई साहब। तो असंतृप्त में एक डबल बॉन्ड वाला आता है कौन? एल्कीन। और एल्काइन आता है ट्रिपल बॉन्ड वाले को, क्लियर। ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संतुलित अभिक्रिया पे आपको विचार करना है, कौन सी अभिक्रिया संतुलित है, ठीक है ना। देखिएगा ये संतुलित अभिक्रिया हम जो सॉल्व करते हैं वो किसके अनुसार सॉल्व किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का एक सिद्धांत होता है जिसको लेवोजियर ने दिया है। ये बोलता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बना सकता है और न ही नष्ट किया सकता है, क्लियर। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, क्लियर भाई। तो मतलब कि जब आप अभिक्रिया कर रहे हो तो जो अभिकारक है और ये उत्पाद है, बनने वाले प्रोडक्ट है, उनकी संख्या का द्रव्यमान जो है वो सेम रहना चाहिए, उसको हम कहते हैं संतुलित, क्लियर। तो इसी नियम के अनुसार हमको ये संतुलित करना है। तो देखिएगा कौन सा आ जाएगा भाई इसमें संतुलित करने पर। देखिए अगर हम कार्बन की जगह अगर यहाँ हम 2 रख देते हैं, दूसरा ऑप्शन अगर हम यहाँ 7 रख रहे हैं, फिर यहाँ हम रख रहे हैं भाई 4 और यहाँ रख रहे हैं हम 6। देखिए क्या ये वाले जो हैं आपकी, ये तीर की इधर साइड वाली ये कहलाएंगे आपके उत्पाद और ये कहलाएंगे आपके अभिकारक। देखिए अभिकारक और उत्पाद का जो संख्या है वो समान होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो कार्बन कितने हुए कि 2 और 2 आप बोलोगे, 2 दूनी इसका गुणा हो जाता है, 2 दूनी 4। इधर साइड भी कार्बन कितने, यहाँ 4 लिखा तो 4 कार्बन है दोनों साइड, क्लियर है इसका। हाइड्रोजन की बात करें तो 6 दूनी 12 और इधर बात करेंगे तो ये 2 और 6 12, 12 12 हुए। 7 दूनी 14 ऑक्सीजन है और 6 6 जे हो गए और 4 दूनी 8, 8 और 6 14 है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक व्यक्ति बस में खड़ा है जो अचानक रुक जाती है तो व्यक्ति आगे की ओर गिरता है, गति कौन सा नियम की घटना पे तैरता है? आपको पता है ये जड़त्व के कारण होता है। तो कौन सा जड़त्व है? तो ये गति का जड़त्व है, क्लियर। तो जब अपन गति पर रहते हैं, बस बस अचानक रुकती है तो अपने पैर रुक जाते हैं, शरीर आगे जाता है। ये कौन सा नियम है? ये न्यूटन का गति का पहला नियम इसको दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ से नए पौधे उत्पन्न हो सकते हैं? पौधे की जड़ से नए पौधे उत्पन्न हो सकते हैं, देखिएगा मक्का से तो नहीं होता है, आलू से भी होता है परंतु वो कंद से होता है, जड़ से नहीं होता है। चना से भी नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना शकरकंद। शकरकंद जिसको आप बोलते हैं कांदा के नाम से जानते हो, है ना, इसको उपास में खाया जाता है। तो भाई साहब ये जो है इसका राइट आंसर शकरकंद हो जाएगा, ठीक। ये कायिक प्रवर्धन करते हैं, कौन सा जनन? कायिक प्रवर्धन ये करने काम करते हैं। कायिक प्रवर्धन जिसमें पत्ती भी भाग ले लेती है आपकी और जड़ भाग ले लेती है भाई साहब, क्लियर।
मुख्य बिंदु देखिएगा, शकरकंद की जड़ों में नए पौधे उत्पन्न की करने की क्षमता होती है। यह प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन नामक घटना होती है। बाकी चीज़ें आप खुद अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि जीवों की आबादी में भिन्नता मुख्य रूप से क्यों महत्वपूर्ण है। जीवों की आबादी में भिन्नता मुख्य रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? तो भिन्नता क्यों जरूरी है भाई? देखिए, यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्ति समान है, बिल्कुल नहीं। यह हमेशा एक पीढ़ी के भीतर तत्काल परिणाम देता है, ये भी बिल्कुल नहीं भाई साहब। ठीक है ना, भिन्नता हो रही मतलब एक पीढ़ी नहीं, आपको देर से मिलेगी। यह जीवों को तेजी प्रजनन करने में, ये भी गलत है। यह बदलती पर्यावरण परिस्थितियों में जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है, क्योंकि भाई जैसा माहौल है आप वैसा ढलते जाओ तो आप जिंदा रह पाओगे। अन्यथा अगर हम मान लो कि जैसे मान लो कि आपका रेलवे पेपर है और आप एसएससी तैयारी कर रहे हो, अगर एसएससी से आप रेलवे में आए हो तो आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, तो आपका एग्जाम निकलेगा। आप बैठे रहोगे कि नहीं भाई हम तो एसएससी के हिसाब से ही पढ़ेंगे, जीके पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, तो आप सोचोगे रेलवे निकालने, तो ऐसा नहीं होगा, आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित पैटर्न एक भूमि क्षेत्र पर एक साथ दो या अधिक फसलें उगाने का उदाहरण है? आप लोग जानते हो जब एक साथ हम दो फसल उगाते हैं, क्लियर, तो उसको हम कहते हैं अंतर फसल भाई। ठीक है ना, तो सही आंसर हो जाएगा इसका अंतर फसल। तो अंतर फसल के बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे उर्वरा शक्ति बढ़ती है, ऐसे बहुत सारे लाभ होते हैं। तो आपको एक एक ही समय पर एक ही जगह पे डबल फसल मिलेंगे। जैसे आप गन्ना लगाते हो कि नहीं, गन्ना की खेती करते हो, गन्ना में अपन चना लगा देते हैं, तो एक समय में दो फसल उग रहे हैं, उसको हम अंतर फसल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तैराक पानी को पीछे की ओर ढकेलता है, प्रतिक्रिया जो तैराक को आगे बढ़ाता है वह है। तो भाई साहब, एक तैराक पानी को पीछे ढकेल रहा है, प्रतिक्रिया बल जो तैराक को आगे बढ़ा रहा है, तो वह क्या है बोले? गुरुत्वाकर्षण तैराक को आगे ढकेलता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्रिया बराबर क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है। हवा तैराक को ढकेलती है, गलत है, क्योंकि हवा में क्रिया नहीं कर रहा, वो क्रिया कर रहा है जल में। पानी तैराक को पीछे की ओर ढकेलता है, ये भी गलत है, क्योंकि वो पानी को पीछे ढकेल रहा है, उधर साइड क्रिया हो रही है, तो पीछे ढकेल रहा है तो पानी उसको सामने ढकेलेगा, प्रतिक्रिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, किस कण की उपस्थिति के कारण खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइक्रोस्कोप से देखने पर खुरदुरी दिखाई देती है? आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। अगर आपने पहली वीडियो देखे हैं तो आप इसका आंसर बता सकते हो। खुरदुरी वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसमें छोटे छोटे डॉट पाए जाते हैं, इसको हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन फैक्ट्री है। कौन सी फैक्ट्री? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं अपन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के संरचनात्मक संगठन का हिस्सा नहीं है? कोशिका का हिस्सा कौन सा नहीं है? कोशिका द्रव्य है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका भित्ति है, तो कौन सा नहीं है? तो हृदय नहीं है, तो हृदय इसका सही आंसर हो जाएगा भाई साहब। कोशिका द्रव्य में क्या होता है? तो यहाँ अवायवीय श्वसन होता है, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ये ऊर्जा बनाने का काम करता है। कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है, जंतुओं में अनुपस्थित होती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघटनी शोधन के दौरान एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, विद्युत अपघटनी के दौरान भाई धातु को शुद्ध किया जाता है, तो एक एनोड की पट्टी होती है और एक कैथोड की पट्टी होती है। ठीक है, तो एनोड पे आके अशुद्ध जम जाती है और कैथोड पे शुद्ध धातु जम जाती है। तो जो एनोड पे जो अशुद्ध जमती है, हाँ, उसमें धन चार्ज होता है, उसको अपन एनोड पंख के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एनोड पंख के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? परिष्कृत किए जाने वाले धातु को अशुद्ध पट्टी आपको देखने को मिलेगी, और अगर कैथोड की बात करें तो शुद्ध धातु मिलेगी आपको। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन स्थिर अनुपात के नियम के अनुसरण करता है? स्थिर अनुपात है भाई। क्लियर। तो स्थिर अनुपात मतलब उनका द्रव्यमान का जो रेशो है वो नहीं बदलना चाहिए। कोई शुद्ध यौगिक होता है, जैसे अगर अपन जल की बात कर रहे हैं, तो जल में जो इनका द्रव्यमान है हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका 16 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 रेशो 16, तो 2 रेशो 16 मतलब 1:8 होता है। क्लियर। तो ये रेशो कभी भी नहीं बदल सकता, आप चाहे जो भी मर्जी कर लो, वो स्थिर अनुपात कहलाता है। तो जल का अनुपात कितना होता है? 1:8, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा भाई। ठीक है ना, क्योंकि एक का 16, 16 दूनी 32, तो 6 दूनी 12 और 6 छीन 36, तो 1:3। कैसे गड़बड़ हो रहा है यार? कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात के द्रव्यमान अनुसार हमेशा कितना होना चाहिए?
तो अपन देख पा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 6 नंबर में आता है, उसका होता है कितना 12। क्लियर। और इसका हो जाएगा कितना 32 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। तो 4 तिया होता है 12, गलत काटे हमने। और 4 8 होता है कितना 32, तो 3:8 एकदम सही आंसर है ये भी। लेकिन अमोनिया में नाइट्रोजन, अमोनिया की बात करें तो NH4 होता है। तो ये तो NH4 मतलब ये तो एक तो हो नहीं सकता पूरी तरह से गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल A और B इज द राइट आंसर। स्थिर अनुपात का नियम क्या बोलता है? यह नियम जिसे प्राउस्ट के नियम के रूप में जाना जाता है, यह बताता है कि रासायनिक यौगिक में स्रोत या तैयारी विधि के बावजूद तत्व हमेशा द्रव्यमान द्वारा निश्चित अनुपात में स्थित होते हैं। क्लियर, जैसे मैंने आपको बताया। सेम इसी प्रकार से गुणित अनुपात का नियम है, याद रखिएगा, परीक्षक दृष्टि के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। स्थिर अनुपात के नियम से भिन्न होता है। यह नियम बताता है कि जब दो तत्व या अधिक यौगिक बना संयोजित होते हैं, दो या अधिक, तो एक तत्व के द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोजित होते हैं, ये साधारणतः पूर्ण संख्या पे आधारित होते हैं, मतलब पूर्ण संख्या के अनुपात में निकलेगा ये। क्लियर। मनुष्य के गुर्दे की सटीक स्थिति क्या होती है? गुर्दे की बात करें मतलब है किडनी की बात कर रहा है, किडनी। तो किडनी कहाँ पाई जाती है आपको पता है? रीढ़ की हड्डी के दोनों सिरे पर आपकी जो है वो किडनी, दो किडनी इस प्रकार से पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट में, रीढ़ की हड्डी के दोनों सिरों पर। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको पता है द्रव्यमान कभी बदलते नहीं है और भार जो है वो बदल जाता है। तो राइट आंसर आएगा द्रव्यमान परिवर्तनशील है और भार जो है वो, सॉरी, द्रव्यमान बदलता नहीं है, भार बदल जाता है। क्लियर। तो द्रव्यमान स्थिर होता है और ये परिवर्तनशील है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C। एक वही न्यूमेरिकल आया है, 20 ओम प्रतिरोध वाला, मतलब R का जो मान है वो कितना दिया आपको? 20 दिया है। 200 वोल्ट की 220 वोल्ट की आपूर्ति ले रहा है ये। क्लियर। 10 मिनट समय कितना दिया है? 10 मिनट दिया भाई। तो उत्पन्न ऊष्मा बताइए। ऊष्मा का जो मान होता है वो कितना होता है? I² RT होता है। क्लियर। हमारे पास I का मान नहीं है तो हम I का मान रख देते हैं। I बराबर हो जाएगा मेरे भाई साहब V/R। तो यहाँ निकल जाएगा ये V का वर्ग, क्लियर, बटे R का वर्ग इंटू R इंटू T हो जाएगा। तो एक R से एक R कट जाएगा। क्लियर। तो V का वर्ग क्या आ रहा है? देखिए भाई यहाँ स्पेस कम पड़ रहा है थोड़ा सा, हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए V का स्क्वायर बटे R इंटू T। तो V का स्क्वायर कितना दिया है आपको? 220। आप बोलोगे सर 220 इंटू 220 बटे R का मान 20 है और समय जो दिया है वो 10 मिनट दिया है। मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है। जब आप इसको काटोगे, अगर 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो ये 11 बार कटेगा ये। क्लियर। तो मेरे भाई जब इसको काटोगे पीटोगे टोटल आप, ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। बाकी सारी प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया हूँ। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्र के रूप में परिभाषित होता है? तो जो आयन रहते हैं, जो आयनों का परमाणु द्रव्यमान रहता है, वो उसको अपन इकाई सूत्र के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ये देख सकते हो आप, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें ही लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन, कृषि भूमि से निम्नलिखित में से किस खरपतवार को हटाने के लिए किसानों को लाभ होता है? क्लियर। किसानों को लाभ होता है। तो गेहूं से तो कोई वो नहीं है, सूरजमुखी में नहीं है, सोयाबीन में नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? पार्थेनियम। क्या हो जाएगा? पार्थोनियम। विक्षेपण के कारण स्किन पर प्राप्त 7 रंग को बैंड को क्या कहा जाता है? जो 7 रंग की प्राप्ति होती है इस प्रकार की, क्लियर, उसको हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पुरुष प्रजनन का एक हिस्सा है? योनि नहीं है, गर्भाशय नहीं है, फैलोपियन ट्यूब भी नहीं है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ये पुरुष में देखी जाती है। क्लियर। तो प्रोस्टेट ग्रंथि इज द राइट आंसर। बाकी ये तीनों जो है ये मादा में देखने के लिए आपको मिलने वाली है। अगला सवाल, उदासीनीकरण अभिक्रिया की सबसे अच्छी तरह से कौन निरूपित करता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होती है? जब हम अम्ल और अम्ल के साथ कैसी क्रिया कराते हैं भाई? अम्ल प्लस हम क्षार की क्रिया कराते हैं तो बनता क्या है? लवण बनता है प्रोडक्ट में और प्लस साथ में जल बनता है। क्लियर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। तो ये थे भाई हमारे आज के शानदार 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। ठीक है ना। आप डेली हमारे साथ जुड़िएगा, डेली आपको 10-15 मिनट में 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको केवल रिवीजन के तौर पे कराए जा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे।
और आप परीक्षा में जब परीक्षा देने जाओ तो आपके दिमाग में सारी चीज़ बनती रहे। क्लियर? तो ये रिवीजन के हिसाब से बहुत अच्छी क्लास है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो। तो आप इसको ये ना देखें कि ये मतलब ये स्क्रीन पे आ रही है, ठीक है ना? ये क्लास आपको केवल समझाने के लिए नहीं है, ये क्लास केवल आपको रिवीजन के हिसाब से है, ताकि आप समझ पाओ कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेली आपको एक सेट दिया जाएगा, आप डेली एक एक सेट लगाएं भाई, आपकी तैयारी लाजवाब हो जाएगी। क्लियर? अगर आप 15 दिन में 15 सेट लगाते हैं तो 25 दहम 250 होता है, और 25 पंचे 125, तो 250 में 125 जोड़े लगभग वही 400 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, ठीक है ना? तो भाई बहुत फायदा मिलेगा। तो इतने कहना चाहूँगा, मिलते हैं हम अगली क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।